आज हम करने लगे हैं एमडी कैट के टिप्स। ऐसे टिप्स जो कि आपको बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर। नंबर 1 हमारे पास टिप ये है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप इज़ पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स इज़ अ मस्ट इन एमडी कैट। पास्ट पेपर्स के बगैर आप ये नहीं कह सकते कि आपका एमडी कैट क्लियर हो जाएगा। बिलीव यू मी, 50% चीज़ें जो है ना, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो पास्ट पेपर से क्लियर हो रहे होते हैं और इससे आपको ये वैल्यूएशन हो जाती है। ठीक है, बेस्ट ये है कि आपकी वैल्यूएशन हो जाती है और आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। आपने अगर दिन में टाइम रखा है ना कि मैंने 4 घंटे बायो को दे दिए, 3 फिज़िक्स को दे दिए, 3 केमिस्ट्री को दे दिए, 2 इंग्लिश को दे दिए, तो कीप इन माइंड कि आपने हर दिन 1 घंटा पास्ट पेपर्स को ज़रूर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले 5 साल, पिछले 10 साल के जो पास्ट पेपर्स हैं वो मस्ट करने हैं आपने। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ you have to go through your books thoroughly. Why? पेपर बुक से बाहर नहीं आता, सारा पेपर बुक के अंदर से ही आता है। somehow हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमने बुक्स की लेबलिंग नहीं पढ़ी होती, हमने डायग्राम्स नहीं पढ़ी होती। तो थोरोली बुक पढ़ने का क्या मतलब है? बायो के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपकी ये पिक्चर बनी होती है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर से एमसीक्यूज़ आते हैं। इस डायग्राम की लेबलिंग जो है उसके अंदर से एमसीक्यूज़ आते हैं। सो वी हैव टू गो थ्रू दिस डिस्क्रिप्शन एज वेल एज द लेबलिंग। इसके अलावा जो डू यू नो हैं, टिडबिट्स हैं, जो छोटे छोटे साइंटिफिक फैक्ट्स वगैरह लिखे होते हैं बुक के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके अंदर से एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं बाज़ औक़ात। ठीक है, अच्छा, और फिज़िक्स वगैरह की बात करो तो उनके अंदर साइड पे जो टेबल्स बने होते हैं आपके, उनके अंदर से आ रहे होते हैं एमसीक्यूज़। मैं ये नहीं कह रही कि पूरे पूरे टेबल आपको याद करने हैं। उन टेबल के अंदर वो वैल्यू जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको लग रही है, कोई ऐसा मेटल जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है उस टेबल के अंदर, जो सबसे ज़्यादा एवरीडे लाइफ के अंदर यूज़ हो रहा है, या फिर कोई ऐसी फिगर जो कि सारी फिगर से डिफरेंट है, वो फिगर याद कर लें, वो मेटल याद कर लें, वो मेटल और वो फिगर आएगी। ऐसे नहीं कि पूरा टेबल आपको याद करने पड़ेंगे फिज़िक्स केमिस्ट्री के। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब था कि यू हैव टू गो थ्रू योर बुक्स थोरोली। कुछ भी बुक से बाहर नहीं आता। अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी हुई है ना तो आपका पेपर हो जाएगा, बुक के अंदर से ही आता सब कुछ। नेक्स्ट इज़ के हमारे पास ना एमसीक्यू अंदर पिकअप लाइंस होती हैं। पिकअप लाइंस कहूँ या फिर कहूँ कि एक्सेप्ट और नोट जैसे वर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे एमसीक्यूज़ ख़राब होते हैं। कैसे? उन्होंने लिखा होता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ नॉट ट्रू, और हम पढ़ते हैं सेलेक्ट द ऑप्शन और आगे ट्रू। नोट बीच में से हम खा जाते हैं, हमें नज़र नहीं आता, उसकी वजह से हमारा वो एमसीक्यू गलत हो जाता है। सो वेन एवर वी रीड अ एमसीक्यू, मेक श्योर कि अंदर एक्सेप्ट या नोट का वर्ड तो नहीं लिखा हुआ। एक्सेप्ट और नोट का वर्ड लिखा होगा, योर आंसर इज़ टोटली चेंज देन। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। फोर्थ टिप इज़ दैट यू हैव टू, बॉल पॉइंट जो आपने लेके जानी है ना, वो आपके हाथ पे चढ़ी हो। हाथ पे चढ़ी हो से मुराद क्या है? नई नवानी बॉल पेन नहीं लेके जानी उस दिन पेपर करने। वजह क्या है कि बहुत सी बॉल पेन होती हैं जो इस तरह आप हाथ उठाते हैं तो वो फैल जाती है। बहुत सी बॉल पेन्स होती हैं जो इतनी बारीक होती हैं कि बबल फिल करने में बहुत मुश्किल हो रही होती है और टाइम लग रहा होता है। तो आपने वो बॉल पेन लेके जानी है जो आपने 1 से 3 बार यूज़ की हुई है। आपको पता है इस बॉल पेन का ना ये ज़्यादा फैलती है, ये स्मूथ भी हो चुकी है और मैं अब इसे पेपर में लेकर जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। ठीक हो गया। सो बॉल पेन में ये गलती नहीं करनी कि नई नवानी बॉल पेन लेके जा रहे हैं और पेपर वाले दिन ही खोली और पता चला ये इंक बहुत फैलाती है या इसकी तो निब भी बहुत बारीक है, क्योंकि महंगी वाली बॉल पेन ले ली है मैंने, तो अब जी मुझे टाइम लग रहा है बबल शीट फिल करने में। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक चीज़ है रफ़ पेजेस। आपको एम कैट के अंदर ना रफ़ पेज मिलता है सिर्फ एक साइड, इसकी पिछली साइड जो है वो भी ब्लैंक होती है, बट एग्जामिनर्स जो हैं, जो अटेंडेंट्स होते हैं वहाँ पे, वो आपको वो यूज़ नहीं करने देते। इट इज़ नॉट अलाउड।
तो आपने ये जहन में रखना है कि आपके पास ये ही एक साइड है यूज़ करने के लिए। तो इसको आप कैसे यूज़ करने हैं, कैसे आपने अपने केमिस्ट्री और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं, ये अब आप पे डिपेंड करता है। यू नीड टू हैव दिस प्रैक्टिस। ओके, नाउ अब मैं इंग्लिश के हवाले से एक स्पेसिफिक टिप देना चाहूँगी। इंग्लिश के जो MCQs होते हैं ना, ये टिप उस लिहाज से है कि अगर आपको एक MCQ का ना पता ही नहीं चल रहा कि इसका क्या आंसर है, ठीक है, इस तरह के MCQs में ना फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं ABCD, ठीक है। अब इनके अंदर ना ये आपको लग रहे हैं कि इनके मीनिंग्स जो है ना वो थोड़े थोड़े सेम है। ये जो है ना इसका मीनिंग टोटली डिफरेंट है इन तीनों से। इट मीन्स कि 95% चांस है कि ये आंसर है। ठीक हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मीनिंग्स ही नहीं पता इनके, अब आपके पास 4 MCQ आ गए हैं, अब क्या करें? अब आपने देखना है कि ये जो वर्ड्स हैं MCQs हैं, इनमें पॉजिटिव कितने हैं और नेगेटिव कितने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है समथिंग डिस करके कुछ लिखा हुआ, ये अन करके कुछ लिखा हुआ, ये इम करके कुछ लिखा हुआ है, तो ये अन, इम, डिस, ये मुझे बता रहे हैं कि नेगेटिव मतलब है। यहाँ जो भी वर्ड्स लिखे हैं ना उनका मतलब नेगेटिव है, लेकिन यहाँ जो है ना उसका जो है ना वो पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है। उसका जो वर्ड लिखा हुआ है ना आगे वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है या पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है। तो इट मीन्स कि 95% चांस है कि ये आपका आंसर है। ठीक है, ये इंग्लिश के MCQ के लिए है। बट 5% अभी भी चांस है कि मे बी ये आंसर ना हो, लेकिन ये एक तुक्का है कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता वो MCQ तो आप इस तरीके से उसे कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है गो विद योर गट फीलिंग, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखें, MD कैट का जो पेपर है ना, इट्स ऑल्सो अलॉट अबाउट योर गट फीलिंग्स। आपने तैयारी पूरी की हुई है, आपने पास्ट पेपर्स किए हैं, बुक से सब कुछ पढ़ा हुआ है, यू आर फुल फ्लेज प्रिपेयर्ड। अब भी एक MCQ ऐसा है जिसका आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं, बायो के अंदर या फिज़िक्स के अंदर। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग हेयर एंड देयर कि किसी ने क्या किया है, फलाने ने क्या किया है, फलाने ने क्या किया, गो विद योर गट फीलिंग, थिंक अबाउट इट डीपली। मे बी आपको याद आ जाए कि आपने किसी लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था। अगर नहीं याद आ रहा तो गो विद योर फर्स्ट गट फीलिंग, वो MCQ जिस पे पहली बार आपको हुआ कि ये आंसर हो सकता है, उसको आप कर दें। ठीक है, देर इज़ 80% चांस कि वो ठीक हो जाए। ठीक हो गया। 20% है कि वो ना ठीक हो, बट 80% इसके वो ठीक हो जाए। ठीक हो गया। नाउ देयर इज़ एन अदर टिप, इट इज़ अबाउट बबल शीट, कि बबल शीट को फिल कैसे करना है। कुछ बच्चे होते हैं जो 17 MCQ फिल किया, उसके आंसर में बबल शीट को पूरा फिल करना शुरू हो गए बबल को। इससे टाइम बहुत लगता है, इट इज़ टाइम टेकिंग। इसकी बजाय मैं प्रेफर करूँगी कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल MCQ सोल्व किए 22 तक, आपने 17 का आंसर आया A, आपने A ऑप्शन को कर दिया डॉट, 18 का आंसर आया B, आपने B ऑप्शन को कर दिया डॉट, 19 का आंसर आया A, आपने कर दिया डॉट। आप डॉट लगाते जाएं अपने आंसर्स पर बबल शीट पर। ठीक है, अब जब आपने कोई 10-15 कर लिए हैं ना, उसके बाद आप इन्हें इकट्ठे फिल करना शुरू करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। आप जब फिल करते हैं तो आपका हाथ जो है वो फिलिंग पे चढ़ जाता है। जब आप सोच रहे होते हैं तो सिर्फ सोचने का काम करें, साथ बबल शीट को फिल ना करना शुरू कर दें। ठीक हो गया। डबल टास्किंग ना करें, एट अ टाइम ही फिल करें 10 से 15 MCQ इकट्ठे। ठीक हो गया। और सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा। ये 17 MCQ किया है ना, तो बबल शीट पे 17 पढ़ के आगे जाना है, बगैर 17 पढ़ के आगे नहीं चले जाना कि जी ऊपर वाला फिल है तो मैंने तो अगला यही करना है। ठीक है, ये जो साथ लिखा हुआ है ना, इसको ज़रूर पढ़ना है, फिर जाना कि मैंने आगे कौन सा लिख। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमने आंसर शीट पे एक MCQ छोड़ा होता है
और हम बबल शीट पे कहते हैं कि ये मैंने फिल किया हुआ है तो अब मैंने इससे अगले वाला करना है, हालांकि 17 आपने छोड़ा हुआ होता है और आपने 18 करना होता है। इसकी वजह से आपके नीचे वाले सारे ख़राब हो जाते हैं एमसीक्यू। ठीक हो गया, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक, अब एट लास्ट मैं आप सबको कहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक आप सबकी तैयारी के लिए, और इंशाल्लाह आप सबका पेपर बहुत 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 अच्छा होगा और आप सब बहुत अच्छे डॉक्टर्स बन के निकलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।